हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं यूनिट 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण सामग्री और संसाधन के बारे में। ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी सी वीडियो होने वाली है, मुश्किल से 10-15 मिनट की। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको जितनी भी आप वीडियोस देख रहे हो, अगर आपको किसी वीडियो में कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप वीडियो ड्यूरेशन के साथ वहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर डाउट है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये मतलब पहली बार मेरे लिए भी ये सब कुछ नया ही है, NIOS को इस तरह से एक्सप्लेन करना। और थोड़ा सा नया है तो हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो जाए, हो सकता है मेरे एक्सप्लेनेशन में थोड़ी बहुत कहीं पर कमी रह जाए, तो वो आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हो कि हमें इस वीडियो में इस ड्यूरेशन पर आपने जो समझाया है वो समझ में नहीं आया। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे दोबारा से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे यूनिट 8। अधिगम संसाधन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से छोटी छोटी डेफिनेशन एग्जाम से बनकर आ जाती हैं कि अधिगम संसाधन है क्या। संसाधन का अर्थ है वो चीज़ जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाए। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स शब्दकोश। एक शिक्षक होने के नाते आप पहले से ही पर्याप्त संसाधनों जैसे कि शब्दकोश, नक्शा, मॉडल इत्यादि का प्रयोग अपने पर्यावरण अध्ययन के पाठ को बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए करते हैं। यहाँ पर संसाधन हो क्या गया, संसाधन का मतलब वो हर एक चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। हमारे पढ़ाई के दौरान हम शब्दकोश, कुछ नक्शा या मॉडल्स का हम यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं कि एक शिक्षक पौधे के बारे में पढ़ाना चाहता है तो विद्यालय बगीचे में पौधे को एक संसाधन के रूप में यूज़ कर सकता है। तो वही बात होगी कि हमें अपना गोल अचीव करने के लिए या फिर हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस भी वस्तु का हम यूज़ करेंगे, जो भी वस्तु उपयोग में लाई जाएगी, वो सारे ही हमारे संसाधन होने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए संसाधन। पर्यावरण अध्ययन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो संसाधन के रूप में काम में लाई जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया था DSSB में, किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था वो देखिए। वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आया था शायद, संस्थानीय संसाधन या फिर समुदाय संसाधन। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय संसाधन के अंदर आता है या फिर संस्थानीय संसाधन के अंदर नहीं आता है। तो हमें याद करना है कि किसके अंदर कौन कौन आता है। समुदाय के संसाधन की बात करें तो समुदाय के संसाधन हमारा बड़े दुकानदार, अभिभावक, ये लोग आ जाते हैं। स्थानीय संसाधन या संस्थानीय संसाधन में बैंक, अस्पताल, ऑफिस, विश्वविद्यालय आएगा। प्रकृति संसाधन या प्राकृतिक संसाधन में जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, क्या क्या प्राप्त हुए, नदी, वन, तालाब, मृदा, ये सब आएगा। मीडिया संसाधन में मीडिया जो कम्युनिकेशन में हेल्प कर रही है, हमारे विचारों के व्यक्ति में या हमारे विचारों को फैला रही है, उसमें हमारा समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, पोस्टर, विज्ञापन, ये सब आ जाएगा। प्रौद्योगिकी संसाधन में जितनी हमारी टेक्नोलॉजी है वो आ जाएगी, जिसमें मोबाइल फ़ोन का कैमरा हो गया, ऑडियो रिकॉर्डर हो गया, इंटरनेट और CD हो गया। मानव निर्मित संसाधन में संसाधन पेन, कुर्सी, पेंसिल, रद्दी, कागज, ये सारे मानव निर्मित संसाधन में जाएंगे जो हमने बनाए हुए हैं, जो मानव ने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये संसाधनों के कुल 6 प्रकार हैं और किसके अंदर क्या आता है ये हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसी को थोड़ा सा इन्होंने इलेबोरेट करा है। समुदाय संसाधन के बारे में बोला है कि यह विश्वास हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इस कार्य में अति महत्वपूर्ण हो सकता है। हम हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होने का अर्थ मतलब क्या, इसका अर्थ ये है कि आप हर एक व्यक्ति का यूज कर सकते हो, ठीक है। हर एक व्यक्ति अपनी कुशलता प्रदर्शित कर सकता है, हर एक व्यक्ति सहयोग प्रदान कर सकता है। बस हमें ये याद रखना होता है कि कौन व्यक्ति किस फील्ड में सहयोग प्रदान करने वाला है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसी चीज है नहीं, सब अंडरस्टूड ही है। इस संस्थानीय संसाधन, संस्थानीय संसाधन में खास तौर पर सरकारी बहुत प्रभावशाली स्थानीय अधिगम संसाधन हो सकते हैं। कुछ मतलब जो सरकारी, जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस हो जाता है, सामुदायिक भवन हो जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाता है, ये सारे हमारे संस्थानीय संसाधन में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ ऐसी संभावना निम्नलिखित तरीके से हो सकती है। सरकारी सुविधाएं, सरकारी सुविधाओं में जैसे सरकारी अस्पताल, बस अड्डे, डाकघर, पुलिस थाने वगैरह। अजायब घर यानी म्यूजियम या फिर ऐतिहासिक स्थल हो सकते हैं। अन्य संसाधन जैसे पौधों की नर्सरियां, पवन फॉर्म, विश्वविद्यालय, बांस, चिड़ियाघर, अग्निशमन केंद्र हो सकता है। व्यापारिक एवं औद्योगिक
स्थान जैसे कि बिजली घर की इकाइयाँ, कारखाने वगैरह, स्थानीय बाजार, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्थानीय मेले भी अधिगम के लिए अच्छे अवसर होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि स्थानीय संसाधनों में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। हम सरकारी सुविधाओं को रख सकते हैं, अजायब घर, ऐतिहासिक स्थलों को रख सकते हैं, वन संसाधनों को रख सकते हैं, व्यापारिक औद्योगिक संसाधन को रख सकते हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय मेले भराते हैं उन्हें भी हम रख सकते हैं। आगे फिर ये बीच में आपका अधिगम संसाधन के रूप में प्राकृतिक तत्व है, तो प्राकृतिक तत्व में पता ही है, हवा, मिट्टी, पानी, पर्वत, पहाड़, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मीडिया संसाधन के रूप में मीडिया संसाधनों में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र, जो भी आपके समाचार पत्र आपके यहाँ आता है, द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इतने सारे चलते हैं, कोई सा भी आता हो वो सारे हो गए। पत्रिकाएं, कुछ साप्ताहिक पत्रिकाएं चलती हैं, हालांकि थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन अभी भी कई साप्ताहिक पत्रिकाएं आती हैं, ठीक है। टेलीविजन पे जैसे एक चैनल चलता है, द डिस्कवरी, द नेशनल जियोग्राफी चैनल, प्लेनेट अर्थ, ट्रेवल एंड लिविंग, ये सारी चीज़ें हमारी मीडिया संसाधन के अंदर आ जाएंगी। रेडियो कार्यक्रम आ जाएंगे, जैसे कि भारत में कौन सा है, ज्ञान भारती और विविध भारती। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञान भारती कौन सा रेडियो कार्यक्रम है जो ज्ञान से संबंधित है, तो ज्ञान भारती और विविध भारती संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित वेबसाइट हो सकती है। दूरदर्शन तथा अन्य शैक्षिक चैनलों पर प्रसारित पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम, काफ़ी ऐसे चैनल हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें जो ज्ञान से रिलेटेड है, एजुकेशन दी जाती है जिन पर से। चित्रकारी और प्रदर्शनियाँ भी इसमें अंदर आ जाएंगी। पर्यावरण अध्ययन के लिए मीडिया का प्रयोग कैसे करना चाहिए। पहला पॉइंट है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित समाचार पत्र की कतरनों का प्रयोग करें। समाचार पत्र की कतरनों का प्रयोग करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी न्यूज़पेपर आपके पास आया है, उस न्यूज़पेपर में कोई भी अच्छा सा आर्टिकल आपने देखा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ उसमें अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ डाटा दिया हुआ, तो आप उसे कलेक्ट करके रख सकते हैं। आप बच्चों को वैज्ञानिक या पर्यावरण से संबंधित कहानियां, पत्रिकाओं या समाचारों को पढ़ने के लिए कह सकते हैं। आप किसी भी वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ने के लिए कह सकते हैं, अगर उसकी ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसका जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। बच्चों को टेलीविजन में प्रसारित यूजीसी के कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और पोस्टर तथा चित्रकला का उपयोग कर आप बच्चों से संबंधित पर्यावरण मुद्दों, उनके विचारों एवं मतों की अभिव्यक्ति करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले समाचार पत्र हो गया, दूसरा कुछ पत्रिकाएं जो आती हैं वो हो गई, फिर जो टीवी पे यूसीजी द्वारा कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वो हो गया, और चौथा पोस्टर तथा चित्रकलाएं हो गई। इन सब के तौर पर हम मीडिया को एक पर्यावरण संसाधन के रूप में यूज कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी संसाधन, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर शब्दकोश ने प्रौद्योगिकी को वैज्ञानिक ज्ञान के उद्योग के प्रायोगिक तरीके से इस्तेमाल होता है। हाँ, प्रौद्योगिकी को उन्होंने ये बोला एक्सफोर्ड ने कि वैज्ञानिक ज्ञान जो कि उद्योग में प्रायोगिक तरीके से इस्तेमाल होता है उसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। साइंटिफिक नॉलेज जो आपके अंदर है, उस साइंटिफिक नॉलेज को आप किस तरह से यूज कर रहे हो, वही आपकी टेक्नोलॉजी है। आई बात समझ में। जैसे हमें सब कुछ पता है, हमें मोमेंटम के बारे में पता है, वेलोसिटी के बारे में पता है, एक्सेलरेशन के बारे में पता है, फोर्स जानते हैं हम, और जो डेंसिटी वगैरह इन सब के बारे में पता। अब इन सब का यूज़ करके हमने एक इंजन प्रिपेयर करा, ठीक है। तो जो हमने इंजन प्रिपेयर करा वो क्या हुई, वो एक टेक्नोलॉजी हुई, ठीक। हमें सारी वेव्स के बारे में पता है कि किस वेव्स की फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, वेव्स कैसे ट्रेवल करती है। इन सभी को हमने यूज़ करके इंटरनेट को डेवलप करा। तो जो इनका जो नॉलेज था हमारे ऊपर वेव्स का, वो तो साइंटिफिक नॉलेज था, लेकिन इसको यूज़ करके जो हमने इंटरनेट बनाया है, जिससे आज हम सब लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये आपका टेक्नोलॉजी है, ठीक। इस तरह से आप किस संसाधन का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर बताया है। मोबाइल फ़ोन का आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। आप प्राकृतिक आवाज़ों जैसे जानवर वगैरह की आवाज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हो। स्टॉप वॉच सुविधा, समय से प्राकृतिक घटनाओं, सूर्य उगने सूर्यास्त, मतलब इनमें जो वेदर रिपोर्टिंग होती है वो हम देख सकते हैं। मानचित्र वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लोब भी मिल जाता है, गूगल अर्थ का भी मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कंप्यूटर, कैमरा, इन सब के बारे में दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। वैसे ही हमें अंडरस्टूड ही होता है कि कंप्यूटर कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, कैमरे का क्या यूज़ कर सकते हैं। मानव निर्मित संसाधन, बहुत सारे मानव निर्मित संसाधन है या फिर मानव खुद बनाता है, जिनका हम पर्यावरण अधिगम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पेन, पेंसिल, ग्लास, रद्दी, कागज से निर्मित सामान, ऐसा सामान जिन्हें बिना कुछ खर्च किए कम कीमत में बनाया गया हो, इत्यादि के आपको नाम मिलेंगे, ठीक है। तो जिनको हम मतलब कम खर्चे में बना सकते हैं। जैसे पेन की रिफिल्स हैं, पेन खाली हो जाते हैं, तो खाली पेन का यूज़ करके बहुत कुछ हम बना सकते हैं, ठीक। तो ये सारे मानव निर्मित संसाधन के अंदर आ जाएंगे। आप कंकड़, पत्ते, कुर्सी, ग्लास, इन सब का यूज़ कर सकते हो अधिगम के लिए। ये सोलर कुकर को बनाने का एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं।
विद्यालय संसाधन केंद्र या भंडार गृह, आपके विद्यालय में एक भंडार गृह होना चाहिए, मतलब एक ऐसा रूम या ऐसा कमरा होना चाहिए, ऐसा कोना होना चाहिए जहाँ पर ये सारे संसाधन रखे हों, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप वहाँ से इन्हें कलेक्ट कर सको। और हर विद्यालय में ये होना चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा एकत्रित वस्तुएं, एकत्रित वस्तुओं का एक वस्तुएं हुई जैसे बीजों का संकलन, पत्तों का संकलन, चित्रों का संकलन, ये सारी चीज हो जाएंगी। कोने होना चाहिए, पुस्तकों के लिए एक कोना होना चाहिए, फाइलों का, परियोजना का। लेखन रिकॉर्ड होना चाहिए, विद्यालय की प्रोफाइल, विद्यार्थी की प्रोफाइल, गांव का प्रोफाइल, वनस्पति प्रोफाइल, ये सारी चीजें। उसमें खाली ऐसा कुछ था नहीं, उसमें जस्ट अंडरस्टूड ही था। बाकी ये भी अंडरस्टूड है, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं है। इसके बाद सारांश जाता है। तो मैंने बोला था ये यूनिट हमारी छोटी रहने वाली, ज़्यादा बड़ी यूनिट है नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जहाँ भी डाउट रहे वहाँ पर आप कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।